हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडी स्टेशना वाशने। एंड इन टुडेज वीडियो हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग को कवर करेंगे, इन डिटेल समझेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, प्लानिंग कमीशन क्या है और नीति आयोग क्या है, और साथ ही साथ थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओवरऑल आपके सिलेबस में वो एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, बट फिर भी हम एज अ नॉलेज के लिए क्वेश्चन बढ़ाने के लिए पढ़ लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इकोनॉमिक सिस्टम्स जो होते हैं उनको कवर किया था, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है। तो प्लीज सबसे पहले आप लोग इकोनॉमिक सिस्टम्स को जाकर पढ़ी है, जिसके अंदर हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को अलग से स्पेसिफाई करके कवर किया है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट अस बिगिन। So, economic planning. After adopting the mixed economic system, the next important step for the government was to revive poor, backward and stagnant economy inherited from the British rule. लास्ट वीडियो में हमने ये कवर किया था कि इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है। तो जब हमने मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम अपना लिया था, उसके बाद जो गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप अराइज होता था वो ये था कि ब्रिटिशर्स की वजह से जो हमारी इकोनॉमी पुअर, बैकवर्ड और स्टेगनेंट हो गई थी, उसको कैसे रिवाइव किया जाए, कैसे उसको उभारा जाए। ये वाला एक चैलेंज था फॉर आवर गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब आप लोग अगर सोचो कि ब्रिटिशर्स ने कैसे पुअर बैकवर्ड करी हमारी मतलब इकोनॉमी, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कर, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसको भी समझ लेना गाइस। ठीक है, उसके बाद हम इस पर आएंगे। फर्दर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए इट वॉज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। मतलब डेवलपमेंट के लिए, हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के लिए ये नेसेसरी था कि वो एक प्लान बनाए। अब हम इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसी के लिए एक प्लान बना रहे हैं, तो इसलिए हमने उसको बोल दिया इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो प्लान बनाए जाएंगे, दे आर नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। अब ऑफिशियली अगर हम देखें या जर्नली अगर हम देखें कि क्या एक डेफिनेशन है इकोनॉमिक प्लानिंग की, सो व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस। इकोनॉमिक प्लानिंग को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इकोनॉमिक डिसीजंस, जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, तीन मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये भी हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में ही। हमने जब इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ा, उसी में हमने ये तीनों क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से एनालाइज किया था, तो वो भी वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये डिसीजंस जब लिए जाएंगे किसके द्वारा? एक डिटरमाइंड अथॉरिटी के द्वारा। डिटरमाइंड अथॉरिटी मतलब कि एक पर्टिकुलर अथॉरिटी बनाई जाएगी इन डिसीजंस को डिसाइड करने के लिए, डिसीजंस को मेक करने के लिए, लेने के लिए। किस बेस पर? जो भी सर्वे इकोनॉमी में एज अ होल किया जाएगा उस बेस पर। ओवरऑल क्या सिस्टम है इकोनॉमिक प्लानिंग का, एक बार मतलब मैं आपको ग्राफली समझाती हूँ ताकि आपके माइंड में एक माइंड चार्ट बैठ जाए और आपको याद रहे इकोनॉमिक प्लानिंग की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। ये एक इकोनॉमी है, पूरी इकोनॉमी है, इसके अंदर बहुत सारी मार्केट वैल्यूज हैं, डिमांड सप्लाई है, बहुत सारी मार्केट्स ऑलरेडी ऑन है, प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर और कई सारी चीजें होती है इकोनॉमी में। ठीक है, अब ये पूरी जो इकोनॉमी है, इसके अंदर ये किससे डील होती है इकोनॉमी? डिमांड एंड सप्लाई से। ये तो हम सबको पता है कि इकोनॉमी किससे डील होती है? डिमांड एंड सप्लाई से। अब हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे, अब मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस क्या है? तीन है। क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड टू होम टू प्रोड्यूस। मतलब क्या चीज़ प्रोड्यूस की जाए, क्या चीज़ बनाई जाए, कैसे बनाई जाए और किसके लिए बनाई जाए। जितने भी मार्केट फोर्सेस होते हैं, जितने भी मार्केट में कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, वो उनका पहला मतलब सोर्स क्या है इनकम का, कमाने का, कि चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे एंड उसको सेल करेंगे। अब चीज़ों को प्रोड्यूस वो क्या करें, कैसे करें और किसके लिए करें, ये तीन क्वेश्चन अराइज होते हैं। यही तीन मेन मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? जब इन तीनों क्वेश्चंस को, इन तीनों डिसीजंस को लेने के लिए एक डिटरमिनेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। ठीक है, और वो अथॉरिटी इन तीनों डिसीजंस को डिसाइड करेगी, मेक करेगी। किस बेस पर डिसाइड करेगी वो? ऑन द बेसिस ऑफ द सर्वे। मतलब पूरी इकोनॉमी में एक सर्वे कराया जाएगा कि सपोज करो 5 कंपनियां हैं इस इकोनॉमी में। ठीक है, 5 कंपनी है इस इकोनॉमी में, इन 5 का सर्वे किया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपकी टोटल इनकम क्या है, आप कौन सा कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक अपना रहे हैं, एसेक्ट्रा मतलब बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे एंड उसको नोट डाउन कर लिया जाएगा। देन एक रिपोर्ट बनाई जाएगी उस सर्वे की। अब उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, मतलब वो जो सर्वे लिया गया एज अ होल, मतलब पूरी इकोनॉमी का एज अ होल मतलब हमने अगर 5 कंपनियां थी पूरी इकोनॉमी में, तो हमने पांचों का सर्वे लिया एंड उसकी एक रिपोर्ट बनाई। अब उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन हमारी डिटरमिनेंट अथॉरिटी लेगी, जो भी प्लान वो बनाएगी, वही होगी हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग। सब आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था, और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपीएसपी जिसको हम कहते हैं, ये दोनों ही चीज़ें पब्लिक सेक्टर के लिए एक लीडिंग रोल असाइन करती हैं। कि मतलब पब्लिक सेक्टर क्या होगी? हमारी गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को एक लीडिंग रोल निभाना होगा इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। ये हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन और डीपीएसपी बताते हैं। और यहाँ तक कि ये दोनों चीज़ें प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, उसको भी एनकरेज करती हैं कि जो भी प्लान बनाए जाएंगे, उसमें जितने भी एफर्ट्स दिए जाएंगे, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी एनकरेज होनी चाहिए। मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे, सीधी बात। ठीक है, टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव। अब जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग बनाएगी, जो भी डिसीजन लिए गए, उसको इफेक्टिव करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट है, उसने प्लानिंग कमीशन बनाई।
प्रॉपर एक कम्युनिटी बनाई, एक कमीशन बनाई जिसके अंदर कई सारे मेंबर्स थे। अब ये जो प्लानिंग कमीशन थी वो बनी थी 1950 में, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब जब ये प्लानिंग कमीशन बनी थी तो इसके जो चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट पीएम भी थे, ठीक है। 1950 की बात हम कर रहे हैं, ओके। ये क्यों बनाई गई? ताकि हमारी जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसको और ज़्यादा इफेक्टिव किया जाए। इसमें बहुत सारे मेंबर्स भी होते थे, एक पर्टिकुलर लिमिट थी मेंबर्स की, और एक हेड होता था चेयरमैन, और वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम पे। द पर्पस ऑफ द कमीशन वाज टू केयरफुली एसेस द ह्यूमन एंड द फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। अब ये जो कमीशन बनाई गई प्लानिंग कमीशन, इसका मेन पर्पस क्या था कि जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और जो भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं पूरी कंट्री के, उनको केयरफुली एसेस किया जाए, मतलब उनको केयरफुली यूज किया जाए, उनका केयरफुली मतलब ना कि उनको केयरफुली इतनी वे से, इतने अवेयरनेस से यूज किया जाए कि ताकि वो बचे भी रहें और हम इफेक्टिवली उनका यूज कर अच्छी इनकम जनरेट कर सकें और हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। एंड टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। यूज करने के साथ साथ पर्टिकुलर प्लान्स भी हम प्रिपेयर करें ताकि उनका और ज्यादा इफेक्टिव यूज हम कर सकें। अब ये जो प्लानिंग कमीशन थी इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स किया गया था 5 साल का, जिसकी वजह से 5 ईयर प्लान्स का एरा जनरेट हुआ। 5 ईयर प्लान्स और प्लानिंग कमीशन ये दोनों ही नेम आपके ऑलरेडी सुने हुए होंगे, मतलब भले ना पता हो, और आई होप अब यहाँ पर आपको मतलब भी क्लियर हुआ होगा। प्लानिंग कमीशन एक कमीशन थी जो कि बनाई गई थी ताकि जो भी इकोनॉमिक प्लान्स हो रहे हैं उनको इफेक्टिवली यूज किया जा सके। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इसके चेयरमैन पर्सन थे। इसका मेन काम क्या था कि ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूज किया जाए ताकि आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो और इकोनॉमी को डेवलपमेंट मिल सके, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड सेट किया गया 5 साल का, ओके। और यही जो 5 साल का जो टाइम पीरियड सेट किया गया था कि हर 5 साल बाद एक नई प्लानिंग कमीशन आएगी एग्जिस्टेंस में, उधर से 5 ईयर प्लान का एरा शुरू होता है। अब एक नोट किया जाए क्या कि जो प्लानिंग कमीशन है वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है। अब प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। 1 जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को चेंज कर एक नया नाम दे दिया गया नीति आयोग, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन और फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी नेम आपका सुना हुआ होगा। अब अगर आपसे कोई पूछे प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्लानिंग कमीशन का नया नाम नीति आयोग है। ये कैबिनेट रिजोल्यूशन के अंदर कैबिनेट रिजोल्यूशन आया था, उसके अंदर ये पास किया गया कि हम प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के नेम से जाने लगे। इसका सेम काम है, 5 साल का ही ये होता है, सेम काम है जो प्लानिंग कमीशन का था कि प्लान्स बनाए जाएंगे ताकि इफेक्टिव यूज हो रिसोर्सेज का और डेवलपमेंट हो और ग्रोथ हो इकोनॉमी की, ठीक है। ये था आपका ओवरऑल इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, प्लानिंग कमीशन क्या है, नीति आयोग क्या है। अब जो मैं आपसे बात करी थी कि हमको सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ेंगे इसमें जो हमारी नॉलेज के लिए अच्छे हैं, तो अब हम उनको जल्दी से कवर कर लेते हैं। अगर हम एक्सप्लोर करें कुछ मोर प्लान के बारे में, तो सबसे पहले तो देखो हमने प्लानिंग कमीशन पढ़ लिया, इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ लिया। अब प्लान क्या है ये तो जान लो। तो मीनिंग ऑफ प्लान, व्हाट इज प्लान? इज बेसिकली प्लान इज द डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड स्कीम, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजी वर्कड आउट इन एडवांस फॉर फुलफिलिंग एन ऑब्जेक्टिव। प्लान एक बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर डिटेल स्कीम प्रोवाइडेड होती है, प्रोग्राम प्रोवाइडेड होते हैं, स्ट्रेटेजी प्रोवाइड होती है, जो कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए काम करेंगी। मतलब एक डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है। प्लान जो है वो एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर क्या क्या प्रोवाइडेड होगा, स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड स्ट्रेटेजी। स्कीम्स, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजी क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्टिव 5 साल का बनाया जाएगा कि 5 साल में हमको क्या क्या ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने हैं। उन ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए जो भी प्लान, स्कीम और ये सब बनाई जाएंगी वो हो गया हमारा प्लान, ठीक है। आई होप प्लान क्या होता है ये आपको समझ में आया। रीजन फॉर मेकिंग प्लान। अब प्लान हमने देख लिया क्या, अब भाई बनाने क्यों है, जरूरत क्या है इनको बनाने की। तो प्लानिंग इज डन टू अचीव सम प्री डिटरमाइंड गोल्स, मतलब जो भी हम पहले से प्री जहाँ पे मतलब पहला कुछ काम कर रखा है हमने, तो पहले से जो भी गोल्स हमने डिसाइड कर रखे हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए कि जिस 5 साल की बात करें, आपके 5 साल के अंदर हमें क्या क्या गोल्स अचीव करने हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग की जरूरत है। इट इन्वॉल्व्स डिटेल एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम्स एट हैंड, मतलब जो भी प्रॉब्लम सोसाइटी में चल रही है, इकोनॉमी में चल रही है, वो सब कुछ एनालाइज करती है ये, और यहाँ तक कि जो भी डिसीजंस उनको सॉल्व करने के लिए यूज किए जाएंगे वो भी एनालाइज करती है। इसलिए हमें प्लान्स बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि जो प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व भी किया जा सके, प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी किया जा सके, और जो भी गोल्स हमने 5 साल में बनाए हैं उनको भी अचीव करने के लिए रूल्स एंड मेथड्स एंड रेगुलेशन, स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड की जा सके फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द इकोनॉमी, ओके। फॉर द ड्यूरेशन ऑफ ईच प्लान, मतलब हर एक जो प्लान है उसका ड्यूरेशन क्या था, तो मैंने आपको पहले बता दिया 5 साल का ड्यूरेशन है, ठीक है। जो प्लान है वो ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स के लिए बनाए जाएंगे, इसलिए इनको 5 ईयर प्लान बोलते हैं, यहीं से इनका एरा शुरू हुआ था। और ये जो 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट था ना, ये सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर से लिया गया था, ओके। कंटेंट इन प्लान्स। अब प्लान्स के अंदर कौन क्या कंटेंट होगा, तो देखो जो भी प्लान डॉक्यूमेंट है हमारे, मतलब प्लान्स क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर स्कीम, प्रोग्राम वगैरह आएंगे, जो मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है। आवर प्लान डॉक्यूमेंट्स नॉट ओनली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव टू बी अटेन्ड इन द 5 ईयर प्लान, मतलब जो 5 साल का सिस्टम था प्लानिंग कमीशन का कि 5 साल के अंदर जो ऑब्जेक्टिव लिए जाएंगे उन सबको डिफाइन नहीं करता, उसके साथ साथ बट ऑल्सो ये 20 साल के प्रोग्राम्स को भी करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो प्लानिंग कमीशन का बेसिकली मीनिंग क्या है कि 5 साल के अंदर जो भी चीजें हमको चेंज करनी है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमको लेने हैं वो लिए जाएंगे। तो ये जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि खाली 5 साल के अंदर जो भी अचीवमेंट्स हमको करने हैं उनके साथ साथ ये आने वाले और 20 साल के अचीवमेंट्स को डिफाइन करता है कि आने वाले 20 साल में हम कितना डेवलपमेंट कर लेंगे थ्रू जो भी हमने काम किया है 5 साल में। सपोज करो 5 साल का एक मेन अचीवमेंट था हमारा कि हमें जो है इकोनॉमी की इनकम बढ़ानी है। अब उसके लिए हम कई सारे पर्सपेक्टिव्स देखेंगे, प्रिंसिपल्स बनाएंगे, स्कीम बनाएंगे। उसमें से एक स्कीम होगी कि हम जो है वो सोशल वेलफेयर पे ज्यादा ध्यान देंगे इफ कंपेयर टू पब्लिक हेल्थ, इफ कंपेयर टू प्राइवेट हेल्थ। जैसे कि हम प्राइवेट ओनरशिप थोड़ी सी कम करेंगे कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर की, मतलब पब्लिक सेक्टर को हम ज्यादा थोड़ी सी फ्रीडम देंगे ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी आ सके और सोशल वेलफेयर हो। अब इससे आने वाले 20 साल में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं, जैसे कि इक्वालिटी आ जाएगी, जो पॉवर्टी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। और जितनी भी इनइक्वालिटीज हो रही थी बिटवीन द रिच एंड द पुअर्स वो कम हो जाएंगी, और जो पुअर्स हैं उनका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बिजनेस में ज्यादा हो जाएगा, उन लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, है ना। ये सारी चेंजेस आने वाले 20 साल में आ सकते हैं। तो सीधी बात ये है कि जो प्लान्स हैं हमारे 5 ईयर प्लान वो 5 साल के साथ साथ आने वाले 20 साल के भी अचीवमेंट्स का ध्यान देते हैं। और ये जो लॉन्ग पीरियड है 20 साल का, इसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान्स।
20 साल की जब बात होगी तो हम बोलेंगे पर्सपेक्टिव प्लान्स, क्योंकि हमने आने वाले पर्सपेक्टिव्स को यहाँ पर अचीव कर लिया। ओके, और जो 5 साल वाला सिस्टम है उसको हम 5 ईयर प्लान ही बोलेंगे। ये पूरा टॉपिक बस इतना ही था, छोटा सा था। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ है, कहीं पे भी कुछ डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट्स पढूं और उनको क्लियर भी कर सकूँ। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बाकी स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।